क्वेश्चन दिया हुआ है, सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. इस प्रॉब्लम के अंदर एक खास बात यह है कि इसमें हमको बहुत ज्यादा चीजें मालूम नहीं करनी है, बल्कि इसके अंदर हमको ही नहीं, एक तरीके से अगर आप देखें तो हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही दोनों अकाउंट इसमें हमको बनाने हैं। तो हमको इस प्रॉब्लम के अंदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी मदद से हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मालूम करते हैं, वही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, वही हमको मालूम करना है। लेकिन फिर भी हम अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं कि हम अपनी सहूलत के लिए तीनों चीजें बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो बैलेंस शीट भी तैयार कर लेंगे, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हमको किस तरीके से खाका बनाना है। हाँ, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का कॉलम है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस तरीके से हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और उसी तरीके से हमको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसका कॉलम ये आपके सामने नजर आ रहा है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। इसी के साथ साथ हमने बैलेंस शीट को भी बना लिया है। हालांकि इस प्रॉब्लम के अंदर बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर कुछ चीजें दी हुई है, कुछ चीजें नहीं दी हुई है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो चीजें हमको दी हुई है उनके मुताबिक उनका इफेक्ट हम बताते जाए। तो ये इस सवाल की बुनियाद पर हमको ये देखना है कि हमको क्या क्या चीजें इसमें तैयार करनी है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही दो चीजें हमको बनानी है। एक मरतबा हम लोग जो है ये सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें हमको दी हुई है यहाँ पर, और उनके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे। पहले हम ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ स्टॉक, आप जानते हैं कि इस स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। 1 अप्रैल 2018, ये 2018 है, किताब में गलती से दिया हुआ है। तो 1 अप्रैल 2018 का जो स्टॉक है 8700, दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये इसका इफेक्ट है। उसके बाद दिया हुआ है हमको परचेजेस। परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे बताते हैं, और उसमें से हम परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। तो परचेजेस और परचेज रिटर्न को एक साथ हम लोग देख लेंगे। वेजेस दिया हुआ है, वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। इंश्योरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। अनप्रोडक्टिव वेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। वेयर हाउस रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। कैरियज आउटवर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे लिखते हैं। सेल्स रिटर्न को हम जो है वो क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं। ये हमारा सेल्स दिया हो तो हम इसको जो है वो सेल्स में से माइनस करते हैं। तो सेल्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और उसमें से जब हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो हम वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है गुड्स बेचते वक्त, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते वक्त गवर्नमेंट को जो टैक्स अदा करते हैं उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इसको हमने कल के प्रॉब्लम में भी देखा। कस्टम ड्यूटी, एयरपोर्ट पर, डॉक पर या कस्टम के अंदर जो सामान हम मंगवाते हैं, आमतौर पर उनको हम कस्टम ड्यूटी अदा करनी पड़ती है, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और आमतौर से जब गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तब कस्टम ड्यूटी अदा की जाती है, इसलिए कस्टम ड्यूटी को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताते हैं। सन्ड्री डेटर्स, आप जानते हैं कि सन्ड्री डेटर्स किसको कहते हैं। सन्ड्री डेटर्स जो है वो, उनका मतलब होता है हमारे कर्जदार, जिनसे हमको पैसा वसूल करना है, उनको हम कहते हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स। तो ये हमेशा आमतौर पर प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ रहता है, इसको आप ध्यान रखिए। 40,000 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक फिक्स असेट है, ये फिक्स असेट में जाएगा। फैक्ट्री रेंट मतलब फैक्ट्री का किराया, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब इसी तरीके से हम क्रेडिट की तरफ आते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट की तरफ। सेल्स हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पहले सेल्स लिख देंगे। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है कि हम जो कहीं इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर शेयर्स वगैरह अगर हम किसी कंपनी का खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से हर साल उसका जो प्रॉफिट होता है, उसका जो मुनाफा होता है, तो हर शेयर्स के लिहाज से हमको कंपनी उस पर मुनाफा देती है, और कंपनी के शेयर्स पर हमको जो मुनाफा मिलता है उसी मुनाफे को हम डिविडेंड कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है
प्रॉफिट ऑन शेयर्स। ये इसको आप याद रख सकते हैं कि शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद हमारा ये परचेज रिटर्न, हमने देखा कि हमको परचेज रिटर्न को लेस करना है परचेज में से, वो ऑलरेडी करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनको हम पैसा अदा करने वाले, यानी जो हमारे कर्ज ख्वाह हैं, जो हमसे पैसा वसूलने वाले, यानी हम उनको अदायगी करेंगे, हम उनको पैसा अदा करेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी है, मतलब हम इनको पैसा अदा करेंगे। अब इस प्रॉब्लम के अंदर एक खास बात और दी हुई है, वो है इंटरनल एक एडजस्टमेंट है बैंक लोन के ऊपर जो दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोन का मतलब ये होता है कि हमने बैंक से लोन लिया, कितना लोन लिया? 8,000 रुपए। हमने बैंक से 8,000 रुपया लोन लिया, कर्ज के तौर पर 8,000 रुपया लिया, और हर साल इस लोन के ऊपर हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट अदा करना है? हमको हर साल इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट अदा करना है। और ये इंटरेस्ट हमको कहां से, कौन से तारीख से अदा करना है? विद इफेक्ट्स फ्रॉम, ये जो WEF लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं विद इफेक्ट्स फ्रॉम। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि WEF का फुल फॉर्म होता है विद इफेक्ट्स फ्रॉम, और आमतौर से इसके आगे जो है वो कोई भी डेट लिखी हुई होती है, कोई भी तारीख लिखी हुई होती है। तो विद इफेक्ट्स फ्रॉम का मतलब होता है इस तारीख से हमको उसको काउंट करना है। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 मार्च 2019 को खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2019 और 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक कितना महीना होता है? 1 जुलाई 2018, इसमें से हमको जो है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 2019 में 31 मार्च। तो अगर आप देखोगे, गिनोगे, तो आप अपनी काउंटिंग करेंगे, हम अपने इस पर जो है वो काउंटिंग करते हैं उंगली ऊपर। जुलाई की 1 तारीख दी हुई है, मतलब 1 जुलाई, यानी जुलाई का पहला महीना हम काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से टोटल जो है वो 9 मंथ्स हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको 9 मंथ्स का इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इस एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक लोन के ऊपर हमको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट है, इसको आपको याद रखना है कि हमको इसको किस तरीके से हल करना। और आखिरी चीज दी हुई है अदर रिसीट्स 1000, ये हमारी इनकम है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताएंगे। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसकी टोटल दी हुई। अब आते हैं नीचे के एडजस्टमेंट पर। पहला एडजस्टमेंट हमको ये पता है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। क्लोजिंग स्टॉक की कीमत जो है वो 15,400 रुपया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इसका हमको 2 इफेक्ट बताना है। दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमको आउटस्टैंडिंग वेजेस का। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500, 500 रुपया हमको वेजेस का आउटस्टैंडिंग बताना है, यानी आउटस्टैंडिंग है, अदा करना बाकी है। वेजेस एक एक्सपेंस है, तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और लायबिलिटी को बताते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट बैड डेट्स और RDD का। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमको 3% RDD कैलकुलेट करना है, और उसके अलावा जो है वो हमको 800 रुपया जो है वो इसके ऊपर बैड डेट्स मालूम करना। तो इस एडजस्टमेंट के अंदर ये 2 चीजें दी हुई है। उसके बाद हमको दिया हुआ अगला एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। 800 रुपए का गुड्स हमने फ्री में सैंपल के तौर पर बांट दिया। फ्री में सैंपल के तौर पर बांटने के लिए हमने देखा था, इससे पहले भी ये आया था, अगर हमने गुड्स को फ्री में सैंपल के तौर पर बांट दिया तो इसका मतलब, इसका मकसद जो है वो क्या होता है? कंपनी गुड्स को फ्री में उस वक्त बांटती है जब कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी हो, जब कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना हो, तो ऐसी सूरत में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को फ्री में सैंपल के तौर पर, नमूने के तौर पर लोगों को तकसीम करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, ये इश्तेहारबाजी का खर्च है, ये पब्लिसिटी का खर्च है, इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। अभी हम देखेंगे हर एक इफेक्ट को भी। लास्ट एडजस्टमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर दिया हुआ है हमको, गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड
2,000 रुपए का गुड्स हमने बेच दिया, 2,000 रुपए का गुड्स हमने बेचा, पहली चीज ये दी हुई। एंड डिलीवर्ड, और वो डिलीवर भी हो गया, मतलब हमने जिसको बेचा था उसको दे दिया। और कौन सी तारीख को उसको बेच रहे हैं? ऑन 31 मार्च 2019, उसको हम 31 मार्च 2019 को बेच रहे हैं। बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन उसके लिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री पास नहीं की है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं करने का मतलब ये होता है कि हमने इसको लिखा नहीं है, और जिसको हम लिखते नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये सारी चीजें अनरिकॉर्डेड है, यानी हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। और अनरिकॉर्डेड जो ट्रांजेक्शन होता है उसका हमको दो इफेक्ट बताना पड़ता है। अनरिकॉर्डेड आमतौर पर परचेज और सेल्स होता है। अब अगर आप इस एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अनरिकॉर्डेड सेल्स का ट्रांजेक्शन है, यानी हमने गुड्स बेचा लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड सेल्स, यानी ये हमारे कारोबार का अनरिकॉर्डेड सेल्स है। और अब यहां पर एक खास बात और है, ये अनरिकॉर्डेड सेल तो है, लेकिन अब इसकी खास बात यह है कि आप देखेंगे कि अनरिकॉर्डेड सेल का जो इफेक्ट होता है, अनरिकॉर्डेड सेल का इफेक्ट दो अकाउंट के ऊपर पड़ता है। अनरिकॉर्डेड सेल का ताल्लुक होता है, एक तो चूंकि ये सेल्स है इसलिए इसका ताल्लुक सेल्स से, और हम जिनको गुड्स बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो इस एडजस्टमेंट का ताल्लुक जो है वो किन दो अकाउंट से है? सेल्स और डेटर्स से। तो हमको इन दोनों अकाउंट के अंदर अपना इस सवाल को हमको, इस एडजस्टमेंट को हमको हल करना है, इनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब दूसरी बात, अब आप एक खास बात नोट कीजिए कि आपने यहां पर ये देखा था कि किस तरीके से हमने यहां पर दो एडजस्टमेंट है। एक ये तीसरा एडजस्टमेंट देखो, यहां पर दिया हुआ हमको तीसरा एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये दिया हुआ हमको, कितना है? 800 रुपया। एंड मेंटेन आरडीडी 3%। और ये एडजस्टमेंट के अंदर भी जो है इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? डेटर्स के ऊपर पड़ रहा है, और इस एडजस्टमेंट का ताल्लुक भी जो है डेटर्स से। अब क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 5, ये दोनों एडजस्टमेंट का ताल्लुक सन्ड्री डेटर्स से। लेकिन इससे पहले हमने एक चीज देखी थी कि अगर इन केस हमारे किसी एडजस्टमेंट के अंदर जो है परसेंटेज वाला अमाउंट हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? पहले नॉन परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट को हल करते हैं। यानी इस प्रॉब्लम में भी हमको एडजस्टमेंट नंबर 3 से पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 को हल करना पड़ेगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 हल करेंगे और सबसे आखिर में फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 हल। यानी हमारा सीक्वेंस इस तरीके से होगा, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड इन द लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 3। इस तरीके से हम उसको हल करेंगे। ये हमारा पूरा मुकम्मल सवाल दिया हुआ है। अब आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं और एक एक सिंगल इफेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से हमको अकाउंट के अंदर उसको बताना है, किस तरीके से अलग अलग अकाउंट्स के अंदर हम उसको बताएंगे। अब सबसे पहले हमको पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पहले एडजस्टमेंट में दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। क्लोजिंग स्टॉक की कीमत 15,400 रुपया है। अब हमको ये पता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बताते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं और दूसरा बैलेंस शीट में बताते हैं। तो हम आते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ये आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट नजर आ रहा है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये इसकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में थोड़ा 2-4 लाइन की जगह छोड़ करके सेल्स रिटर्न और दूसरे सब एडजस्टमेंट छोड़ करके हम नीचे की तरफ क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 15,400 रुपया। ये हमने इसका पहला इफेक्ट बता दिया। अब हमको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जो आता है वो बैलेंस शीट में आता है। तो हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है। ऊपर की तरफ हम फिक्स एसेट लिखते हैं और नीचे की तरफ करंट एसेट लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को आमतौर पर करंट एसेट की तरफ से शुरू करते हैं और उसको थोड़ा नीचे की तरफ लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक 15,400। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का हमारा पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट दोनों हमने बता दिया। आमतौर पर हमारे प्रॉब्लम में पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक रहता है,
जिसका एक इफेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बताते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में होता है क्लोजिंग स्टॉक 15,400। ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होगा। अब हम आते हैं हमारे वापस से क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा एडजस्टमेंट देखिए, दूसरे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 500 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का ताल्लुक किस चीज से? यहां पर हमको ये वेजेस दिया हुआ, देखो ये हमको यहाँ पर वेजेस दिया हुआ, और ये वेजेस का अमाउंट दिया हुआ हमको 1000। ये एडजस्टमेंट का ताल्लुक इस अकाउंट से है, यानी 500 रुपया वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, और हमने पहले कितना पैसा अदा किया है वेजेस के ऊपर? वेजेस के ऊपर ऑलरेडी 1000 रुपया हम अदा कर चुके हैं, और 500 रुपया जो है वो हमको आउटस्टैंडिंग के तौर पर बताना है। ये एडजस्टमेंट का मतलब है। अब हम पहला काम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो वेजेस दिया हुआ है 1000 रुपया, पहले हम इसका इफेक्ट बताते हैं। तो हमको ये पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस जो दिया हुआ है उस वेजेस को हम कहां पर लिखते हैं? उस वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बताते हैं। ये आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, ऊपर की 4-5 लाइन की जगह छोड़कर हम जो है उसके बाद यहाँ पर वेजेस को बताते हैं। तो हमने यहाँ पर वेजेस बता दिया, हमने वेजेस का अमाउंट लिख दिया वेजेस 1000, और जो आउटस्टैंडिंग था यहाँ पर ये जो 500 रुपया आउटस्टैंडिंग था ये 500, ये 500 का हमको इफेक्ट बताना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर ऐड करते, तो हमने यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया। ओएस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन आप जो है वो जब लिखेंगे तो आप अपने तौर पर पूरा भी उसको लिख सकते हैं। बेहतर ये कि पूरा लिखें, लेकिन इस पर कोई खास मार्क्स नहीं करता है। तो आउटस्टैंडिंग हमने लिख दिया 500। अब इस आउटस्टैंडिंग का हमको सेकेंड इफेक्ट बताना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है, यानी वो अदा करना बाकी है, तो वो हमारी एक तरीके से लायबिलिटी है। तो हम आते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी की तरफ हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को बता देंगे कि ये वेजेस जो है 500 रुपया, ये आउटस्टैंडिंग थी, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ये हमारा दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे एडजस्टमेंट की तरफ। हमारा तीसरा एडजस्टमेंट है, अब यहाँ पर आपको ये पता है कि हमको तीसरा एडजस्टमेंट हल करने से पहले कौन सा एडजस्टमेंट हल करना है। हम अभी तीसरा एडजस्टमेंट हल नहीं करेंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो चूंकि इसके अंदर जो है वो हमको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है आरडीडी का, 3% आरडीडी है जो परसेंटेज वाला है, और उसी एडजस्टमेंट का एक ताल्लुक जो है चूंकि हमारे ये वाले एडजस्टमेंट से है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि तीसरा एडजस्टमेंट को 5वें के बाद हल करेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम लोग तीसरा एडजस्टमेंट अभी हल नहीं करते हैं, हम जो है वो पहले चौथा और 5वां एडजस्टमेंट हल करते हैं, उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट हल करेंगे। चौथा एडजस्टमेंट इसके बाद हल करेंगे। 5वां एडजस्टमेंट दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹2000 were sold and delivered on 31st March 2019 but no entry is passed in the books of account। 2000 रुपए का गुड्स हमने भेज दिया और 31 मार्च को उसको डिलीवर कर दिया, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई। इसका ताल्लुक जो है, इस एडजस्टमेंट का ताल्लुक हमारे दो अकाउंट से है। एक तो 2000 रुपए का गुड्स हमने बेचा, तो इसका ताल्लुक है सेल्स से, और इसकी एंट्री पास नहीं हुई, ये जो है उधार पे बेचा गया, तो इसका दूसरा ताल्लुक होता है हमारे सन्ड्री डेटर्स से। इन दो अकाउंट से इसका ताल्लुक है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले सेल्स और सन्ड्री डेटर्स लिख देंगे और उस एडजस्टमेंट को देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट हम किस तरीके से हल करते हैं। तो हम आ गए अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पहले क्रेडिट साइड में लिख दिया सबसे पहले बाय सेल्स 68,000, बाय सेल्स लिख दिया हमने 68,000। उसके बाद अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में उसने ये कहा कि 2000 रुपए का गुड्स हमने बेचा, यानी ये अनरिकॉर्डेड सेल है, इसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। तो अनरिकॉर्डेड सेल का जो इफेक्ट बताया जाता है उसको हम सेल्स में ऐड करते हैं। उसका एक इफेक्ट होता है कि हम उसको सेल्स में ऐड करते हैं। तो ये 2000 रुपये हमने सेल्स में ऐड किया, तो 68,000 में 2000 ऐड किए तो ये हो गया 70,000। अब हमको ये 2000 रुपये का सेकेंड इफेक्ट भी बताना है। जो गुड्स हम बेचते हैं
उसका असर डेटर्स पर पड़ता है, सन्ड्री डेटर्स पर। और हमको पता है कि सन्ड्री डेटर्स को हम कहाँ लिखते हैं, हमारी बैलेंस शीट के करंट असेट में। तो हमने यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स लिख दिया। देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 40,000, 40,000 रुपया सन्ड्री डेटर्स। तो ये 40,000 रुपया हम यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स 40,000। और ये जो 2,000 रुपया अनरिकॉर्डेड सेल का है, यानी जो गुड्स हमने बेचा, जिसका एक इफेक्ट हमने यहाँ पर बताया अनरिकॉर्डेड सेल, इसी का दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर देंगे, सन्ड्री डेटर्स, इसके अंदर अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर देंगे। 40,000 रुपए में 2,000 रुपए ऐड किए तो ये अमाउंट हो गया टोटल कितना, 42,000। तो अब ये हमारा छठा एडजस्टमेंट, सॉरी पांचवा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल का जो होता है दो इफेक्ट होता है, उसको फिर से एक मरतबा ध्यान रखिए। इसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल का दो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट इसका आता है सेल्स में, यानी हम इसको सेल्स में ऐड करते हैं, और दूसरा इफेक्ट इसका आता है डेटर्स में, हम इसको डेटर्स में भी ऐड करते हैं। यानी यहाँ पर हमने बता दिया कि अनरिकॉर्डेड सेल को हमने सेल्स और डेटर्स में ऐड किया है। तो ये इफेक्ट आप याद रखिए, हमने इसको पहला काम क्या किया कि हमने पहले इसको ऐड कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये 2,000 रुपया, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर, ये देखिए डेटर्स के अंदर हमने ऐड किया। तो अनरिकॉर्डेड सेल को हम इस तरीके से ऐड करते हैं। आप इस बात को याद रखिए, ये एडजस्टमेंट हम किस तरीके से हल करते हैं। आगे हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर, या आगे हमारा क्वेश्चन आपके सामने। अब उसके बाद आते हैं हम तीसरे एडजस्टमेंट पर। अब हमारा फॉर बैड डेट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बैड डेट्स 800 रुपया बताओ और RDD 3% क्रिएट करो। अब आपको ये पता है कि ये दोनों जो एडजस्टमेंट के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो होता है वो किन चीजों से होता है, चाहे वो बैड डेट्स हो 800 रुपया और चाहे RDD हो, इन दोनों का ताल्लुक होता है हमारे डेटर्स, इन दोनों का ताल्लुक हमारे सन्ड्री डेटर्स से होता है। ये दोनों एडजस्टमेंट का ताल्लुक है हमारे सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है कितना हमको, 40,000। और आपको पता है कि अभी हमने एक एडजस्टमेंट भी हल किया है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो एक एडजस्टमेंट नजर भी आएगा। सन्ड्री डेटर्स को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर आपका सन्ड्री डेटर्स नजर आ रहा था 40,000, 2,000 रुपया हमने ऐड किया, तो 2,000 रुपया ऐड करने के बाद अब सन्ड्री डेटर्स कितना हो गया हमारा, सन्ड्री डेटर्स हो गया 42,000। यानी अब इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। अब हम आते हैं कि वो एडजस्टमेंट में हमको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800। 800 रुपया आपको बैड डेट्स के तौर पर बताना है, यानी 800 रुपया हमारा डूब गया, इसको हमको बैड डेट्स के तौर पर बताना है, इसको हमको बैड डेट्स के तौर पर लिखना है, इसको हमको बैड डेट्स के तौर पर सन्ड्री डेटर में से लेस करना है। अब हम आते हैं अपने असेट की तरफ आते हैं, बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर हमारे पास सन्ड्री डेटर्स मौजूद है 42,000। ये सन्ड्री डेटर में से हम पहले माइनस करेंगे हमारा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमने माइनस कर दिया, कौन सा वाला बैड डेट्स है, वो ये वाला बैड डेट्स है, ये जो 2,000 रुपया दिया हुआ है ये वाला बैड डेट्स है, सॉरी ये 800 रुपया जो दिया हुआ है ये वाला बैड डेट्स है, ये 800 रुपया हमने उसमें से माइनस किया। 800 रुपया माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस बचा 41,200, 41,200 रुपया, ये हमारा अमाउंट आ गया यहाँ पर। अब ये 800 हमारा लॉस है, हमको इसका सेकेंड इफेक्ट भी बताना है। तो हमारा बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ये बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट, ये हमारा लॉस है, इसका सेकेंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लॉस डेबिट साइड में बताते हैं, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैड डेट्स 800, और इसको हमने इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि जो RDD आएगी उस RDD को भी हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा टू बैड डेट्स 800 रुपीज यहाँ पर हम बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। RDD 3% आप सन्ड्री डेटर्स पर मेंटेन करो, यानी 3% RDD भी आपको बताना है। तो अब हम आ जाते हैं वापस से बैलेंस शीट पर। अब यहाँ पर हमारा जो सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है
हमारा सन्ड्री डेटर्स कितना है अभी 41,200। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ये 41,200 जो दिया हुआ है इसके ऊपर हमको कितना परसेंट आरडीडी मालूम करना है। आरडीडी इसके ऊपर आएगी 3%। और आपको पता है कि किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर हमको आरडीडी कैलकुलेट करना हो या मतलब परसेंटेज मालूम करना हो तो चूंकि हमको 3% मालूम करना है ये 41,200 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे 41,200 में से हम 41,200 में से 2 जीरो माइनस कर दीजिए। तो 2 जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा जवाब 412। अब ये 412 को क्या करने का 3 से जरब कर देने का, 3 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 चौक 12, यानी जवाब आएगा 1236 रुपये। यानी ये जो 1236 रुपया आया ये 1236 रुपया हो गया आपका, ये आपका 1236 रुपया ये आ गई आपकी आरडीडी। तो इस तरीके से हम आरडीडी को कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पर 41,200 जो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट बचा था उस अमाउंट के ऊपर हमने 3% आरडीडी कैलकुलेट की। 3% कैलकुलेट करने के लिए ये 2 जीरो को कैंसिल करेंगे और 2 जीरो जब कैंसिल कर देंगे तो 2 जीरो को कैंसिल करने के बाद हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया 1236, 1236। अब हम इसका इफेक्ट बताते हैं। ये आरडीडी भी हमारा लॉस है, ये आरडीडी भी हमारा नुकसान है। तो हम ये आरडीडी को भी अपने सन्ड्री डेटर्स में से लेस कर देंगे। तो जब हम 1236 को हमारे 41,200 में से लेस करेंगे तो आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट आ जाएगा 39,964। ये हमारा आउटर कॉलम में आरडीडी का अमाउंट आ गया। अब अभी हमको सेकेंड इफेक्ट बताना है कौन से अमाउंट का, ये 1236 का। ये 1236 रुपया भी हमारा लॉस है। तो जो 1236 रुपया हमारा लॉस है वो 1236 का हमको सेकेंड इफेक्ट कहां बताना पड़ेगा, वो आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैड डेट्स लिखा हुआ है उसी बैड डेट्स के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये आरडीडी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 1236 रुपया आउटर कॉलम में आ गया 2036। 800 प्लस 1236 दैट इज 2036। ये हमारा इन दोनों का अमाउंट आ गया, दोनों की टोटल आ गई, ये हमारा आउटर कॉलम में गई। ये बैड डेट्स और आरडीडी का एडजस्टमेंट सिर्फ हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ। कभी कभी इसके साथ यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमको बैड डेट्स दिया रहता है, ओल्ड आरडीडी दी हुई रहती है। जब इस तरीके से दिया है तो उस पर भी असर पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कोई चीजें दी हुई नहीं थी तो इसलिए हमने उसको आसानी से हल कर लिया। ये हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये वाला। अब हम आते हैं अपने चौथे एडजस्टमेंट की तरफ। ये है हमारा चौथा एडजस्टमेंट। गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एज अ फ्री सैंपल या एज फ्री सैंपल्स, तो आमतौर पर दोनों लिखा हुआ रहता है। 1,800 का गुड्स हमने फ्री में सैंपल के तौर पर अपने कस्टमर्स को फ्री में बांट दिया। आपको पता है अभी हमने इससे पहले भी देखा कि फ्री में कंपनी अपना गुड्स क्यों बांटती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, एडवर्टाइजिंग के लिए या पब्लिसिटी के लिए, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इश्तेहारबाजी के लिए, तशहीर करने के लिए, इश्तेहार के लिए या तशहीर करने के लिए, इसको हम उर्दू में कह सकते हैं इश्तेहार या तशहीर करना। तो ये कंपनी का मकसद होता है कि हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए या किसी नई प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के अंदर उसको एक्नॉलेज करने के लिए कंपनी जो है वो फ्री में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचती है। ये एग्जांपल हमने क्लासरूम में भी देखा है। अब अकाउंटिंग के अंदर इसका इफेक्ट हम कैसे बताते हैं वो देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी हमारा कोई एडजस्टमेंट जिसका ताल्लुक जो है वो गुड्स से होगा, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट जिसका ताल्लुक जो है वो, चूंकि इसका ताल्लुक गुड्स से, जब भी इसका कोई इफेक्ट गुड्स से होगा, गुड्स से रहेगा, तो इसका एक इफेक्ट लाजमी तौर पर कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखो कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो वो कंपल्सरीली उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही आता है। जैसे परचेज है, सेल्स है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। इस तरीके की जितनी भी चीजें दी हुई होती है, इन सारी चीजों को उनका एक इफेक्ट हम
लाजमी तौर पर ट्रेडिंग अकाउंट में बता दें। अब ये गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल के तौर पर, और हमको पता है कि इसका मकसद एडवर्टाइजिंग है, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारे कारोबार का एक एक्सपेंस है, तो कारोबार का जो एक्सपेंस होगा उसका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट जो होगा, वो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। आइए देखते हैं किस तरीके से। अब हम आ गए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले हमने लिख दिया बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये 1800 हमने फ्री में सैंपल के तौर पर गुड्स बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका एक इफेक्ट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, या अगर आप टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स लिखे तो भी चल जाएगा। मैंने और उसको मजीद वजाहत के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए वहां पर ब्रैकेट में लिखा है गुड्स एज फ्री सैंपल, ताकि आपको याद रहे कि ये एडवर्टाइजिंग आपने यहाँ पर क्यों लिखा। ये 1800 रुपीज जो है वो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, इसके लिए हमने जो उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा। तो ये हमारा इसका दो इफेक्ट हो गया, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर हमारे ये पांचों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। आप देखेंगे कि हमने जो है वो अपने पांचों एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, फिर उसके बाद हमने पांचवा एडजस्टमेंट हल किया, फिर उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट हल किया, और आखिर में हमने चौथा एडजस्टमेंट। तो हमारे तमाम एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, ये तमाम एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इसको ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं लाइन से देखते जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमको लिखनी है, क्या क्या चीजें हमको बतानी है। अब हमारा सबसे पहला दिया हुआ स्टॉक 1 अप्रैल ये 2018 है 8700, ये हमारा 8007। हमको पता है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इसका इफेक्ट बताते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 8700। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। उसके बाद दिया हुआ है परचेजेस। आपको मालूम है कि जब भी हमको परचेजेस दिया हुआ रहे तो हम क्या करते हैं कि परचेज और साथ ही साथ परचेज रिटर्न, इन दोनों को एक साथ लिख लेने का, यानी एक के बाद एक। परचेज हमेशा डेबिट साइड में दिया रहता है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में दिया रहता है। तो परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और उसी में से हम परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर आते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आए और हमने ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिख दिया टू परचेजेस 18,300, और उसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो सिर्फ अगर आप रिटर्न भी लिख दोगे तो भी चलेगा, या परचेज रिटर्न पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमने परचेज रिटर्न लिख दिया 500 रुपया, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया 17,800। ये आपका अमाउंट आ गया। इस तरीके से वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद दिया हुआ हमको इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी कारोबार का, बिजनेस का एक एक्सपेंस है, और ये बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का पैसा। और इसको हम जो भी इंश्योरेंस वगैरह या इस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बताते हैं, क्योंकि ये हमारे कारोबार का एक्सपेंस है। तो हम आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको बता देंगे, ये टू इंश्योरेंस 800 रुपीज। यहाँ पर हमको इस तरीके से यहाँ पर इंश्योरेंस को बताना है, टू इंश्योरेंस 800 रुपीज। यहाँ पर आ गया हमारा टू इंश्योरेंस 800, ये इंश्योरेंस का इफेक्ट हो गया। उसके बाद दिया हुआ अनप्रोडक्टिव वेजेस। देखो, अगर सिर्फ वेजेस दिया रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर प्रोडक्टिव वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ है तो अनप्रोडक्टिव वेजेस को हम बताते हैं कहां पर, अनप्रोडक्टिव वेजेस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम इसको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,400। डायरेक्ट उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वो अमाउंट आ जाएगा, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। उसके बाद आया हमारा वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट को भी हम क्या करेंगे कि वेयर हाउस रेंट मतलब हमारे गोडाउन का किराया, गोडाउन का रेंट हमने अदा किया। तो वेयर हाउस रेंट जो है ये भी कारोबार का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। तो वेयर हाउस रेंट भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने बता दिया टू वेयर हाउस रेंट 600 रुपीज। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया कैरियज आउटवर्ड 1,200। कैरियज आउटवर्ड को भी हम लोग जो है वो
कहां पर बताते हैं, कैरियज आउटवर्ड भी आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आके हमने लिख दिया टू कैरियज आउटवर्ड 1200। अगर कैरियज इनवर्ड होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता, सिर्फ कैरियज होता तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता। लेकिन अगर कैरियज आउटवर्ड दिया हुआ है तो कैरियज आउटवर्ड जो आता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं। कैरियज आउटवर्ड के बाद आया हमारा यहाँ पर अगला अकाउंट जो है वो क्या दिया हुआ है, कैरियज आउटवर्ड के बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न 600। सेल्स रिटर्न का ताल्लुक होता है हमारे सेल्स से, है ना। तो सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं। अब आपको पता है कि सेल्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो हमने सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ऑलरेडी लिखा है। ये हमारा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ऑलरेडी लिखा हुआ था और उसके अंदर हमने 2000 रुपये ऐड भी किया था। 2000 रुपये ऐड करने के बाद ये सेल्स का अमाउंट कितना आया था, 70,000 आया। अब हम उसी सेल्स रिटर्न को यहां पर इसमें से लेस कर दें। तो यहां पर हम आ जाएंगे, यहां पर हम आ गए, सेल्स रिटर्न को इसमें से हमने लेस कर दिया। सेल्स रिटर्न को लेस करने पर आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट आ गया 69,400। तो सेल्स रिटर्न को हमने यहां पर इसमें से लेस कर दिया। ये हमारा सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आया 69,400। तो रिटर्न को हमेशा सेल्स में से माइनस करते हैं। तो ये याद रखिए कि अगर सेल्स रिटर्न आ गया तो हमको जो है वो सेल्स रिटर्न को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी 800 है, इसको ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले से लिखी हुई है। ये सब अलग अलग एडजस्टमेंट हमने लिखे थे, है ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, यहां तक कि हम बता चुके थे 69,400। रिटर्न माइनस करने के बाद अब यहां पर आ गया टू कस्टम ड्यूटी 800। तो ये हमारी कस्टम ड्यूटी आ गई 800, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया अपने क्वेश्चन। सन्ड्री डेटर्स, हमको पता है कि हम सन्ड्री डेटर्स लिख चुके हैं। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स मौजूद है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उस पर एडजस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक जो होता है, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक हमारे बैलेंस शीट से, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे बिजनेस का एक असेट है और आमतौर पर इसको फिक्स असेट के तौर पर लिखते हैं। तो हम जो है वो अपने बैलेंस शीट के असेट की तरफ आएंगे और इसको हम इन्वेस्टमेंट को लिख देंगे 15,700। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गया। वापस आ जाते क्वेश्चन पर। इन्वेस्टमेंट के बाद दिया फैक्ट्री रेंट। कोई भी एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से हो, उसका इफेक्ट हमेशा जो आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यानी इसका जो इफेक्ट आएगा वो कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री रेंट का मतलब हुआ कि हमने फैक्ट्री का किराया अदा किया। तो फैक्ट्री का किराया अदा करना हमारे कारोबार का एक एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भरते हैं। ये हमारा प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, या जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री रेंट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1600। आते हैं क्वेश्चन पर वापस। लास्ट वन दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम को हम बताते हैं हमारे प्रॉफिट एंड, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो ये आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ लिख देंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के अकाउंट कंप्लीट है। हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के तमाम अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए, यानी हमने ये पूरा पोर्शन ट्रांसफर कर लिया, यहां से लेकर यहां तक की ये सारी चीजें हम लिख दी। जो जो अकाउंट में जो आता है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद हम आते हैं क्रेडिट साइड को पोस्टिंग करते हैं। सेल्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, परचेज रिटर्न माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दो चीजें इसमें से हो चुकी है। तो जो बाकी बचता है उसको हम लेस करते हैं। अब आते हैं डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी ने अगर कोई हमने अगर कोई शेयर्स परचेज किया है, तो जिस कंपनी का हमने शेयर्स परचेज किया है वो कंपनी हर साल उसके ऊपर हमको साल के आखिर में प्रॉफिट देती है। उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड कहलाता है। ये हमारे लिए इनकम है।
और बिजनेस की जो भी इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताते हैं, उसका इफेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो हम इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिविडेंड 2000। ऊपर से एक दो लाइन की जगह यहाँ पर छोड़ देने का, क्योंकि हमको यहाँ पर नेट ग्रॉस प्रॉफिट लिखना रहता है, तो एक आध लाइन की जगह छोड़ देने का। और डेबिट साइड में भी कभी अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो ग्रॉस लॉस लिखना पड़ेगा, या सैलरी होगी तो सैलरी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बाय डिविडेंड यहाँ पर लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस। उसके बाद परचेज रिटर्न दिया हुआ था, आप देखेंगे कि परचेज रिटर्न को हमने परचेज में से पहले ही माइनस कर दिया ये 500, तो अब इसको दोबारा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अगले इस पर। अगला दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000। क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनको हम पैसा अदा करने वाले। क्रेडिटर्स हमारे लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ताल्लुक होता है बैलेंस शीट से। हम बैलेंस शीट में आते हैं और उसको लायबिलिटी की तरफ लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के ऊपर, जो इंटरनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यानी हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया गया एडजस्टमेंट, वो दिया हुआ है 10% बैंक लोन। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सबसे पहले बैंक लोन का मतलब होता है बैंक से लोन लेना, ये हमारा कर्ज है, और जो भी हमारा कर्ज होता है वो हमारी लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी को हम हमारे लायबिलिटी की तरफ बैलेंस शीट की तरफ बताते हैं। अब इसके अंदर जो 10% लिखा हुआ है, ये 10% का मतलब होता है कि हमको एक साल का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट अदा करना है, यानी बैंक लोन के ऊपर हमको 10% इंटरेस्ट अदा करना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। अब हमारा लोन का अमाउंट कितना दिया हुआ है 8,000, है ना। अब 8,000 का अगर हमको जो है 10% मालूम करना हो तो आपको मालूम है 1 0 कम कर दो, ये 800 रुपया आ गया। तो ये 800 रुपया हमारा एक साल का आया, फॉर अ ईयर, ये एक साल का आ गया। यानी ये 800 रुपया हमारा इंटरेस्ट है उसके ऊपर, बैंक लोन के ऊपर 800 रुपया एक साल का इंटरेस्ट है। इसको हम लिखते हैं एनुअली, यानी सालाना। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और दी हुई है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है, वो दिया हुआ है हमको यहाँ पर उसकी विद इफेक्ट्स फ्रॉम। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर दिया हुआ है विद इफेक्ट्स फ्रॉम 1/7/2018। यानी ये बैंक लोन हमने कितनी तारीख को लिया, ये बैंक लोन हमने लिया 1 जुलाई 2018 को। तो यहाँ पर एक चीज और आ गई। अब हमको ये देखना है कि 1 जुलाई 2018 और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019। तो 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक कितना महीना होता है, हमको यहाँ पर उसका मंथ्स कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर टोटल कितने मंथ्स होते हैं। अब आप गिनिए, यहाँ जैसे हम लिखते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से ये टोटल अगर आप गिनेंगे, आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। एक जुलाई की 1 तारीख दी हुई है तो जुलाई का पूरा महीना गिनिए। तो जुलाई, अगस्त, आप देखिए उंगलियों के ऊपर भी गिन सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से टोटल जो है वो इसके ऊपर कितना हुआ, टोटल 9 मंथ्स इसके ऊपर कंप्लीट हो। हमने लिख करके भी देखी। तो ये जो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन है ये हमको यहाँ पर करना है। अब हमको ये पता है कि हमारा 8,000 रुपये के ऊपर 10% आता है कितना, 800 रुपये। लेकिन ये 800 रुपया हमारे साल भर का है। तो अगर 800 रुपया साल भर का तो 9 महीने का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 800 रुपये को हम पहले 12 से डिवाइड करेंगे, और 12 से डिवाइड करने के बाद उसको 9 से सरफ करेंगे। जरा देखिए तो आप अपने तौर पर उसको 12 से तकसीम करो और 9 से ज़रब करो। तो अगर आप इसको 12 से तकसीम करके 9 से ज़रब करोगे तो आपका जवाब आएगा 600 रुपये। आप उसको तकसीम करके देख लो, 800 रुपया पूरे साल का तो 9 महीने का कितना। तो आप उसको 12 से तकसीम करके उसको आप 9 से ज़रब करो। तो भी इस तरीके से भी अगर आप लिखेंगे तो हम उसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं कि 800 रुपये के बाद
हम 800 को तकसीम करेंगे। 800 को हम कितने से तकसीम करेंगे? 800 को हम 12 से तकसीम करते हैं। ये हमने 12 से तकसीम किया और हमको अब जरब करना है। हमको जरब कितने से करना है? जरब करना है 9 से। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब आप जब इसको तकसीम करने जाएंगे तो आप इसको तकसीम करेंगे, पहले इसको ही काट दो। इसको काटेंगे तो ये हो गया 3 3 9, है ना। और 12 को तकसीम करोगे आप 3 से, तो अगर आप 12 को तकसीम करोगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी यहां पर आ गया 4। अब उसके बाद आप ये 4 से इसको तकसीम करो, 4 को 800 से, 4 एका 4, और जब 800 को आप तकसीम करोगे तो आ जाएगा आपका जवाब यहाँ पर 2, यानी 4 दूनी 8, और ये 0 उतार लिए। अब ये अब बचा था हमारा 3, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी 200 को हम 3 से जरब कर रहे हैं, 200 जरब 3, तो ये आ गया हमारा 600 रुपये, इस तरीके से। तो ये ऐसे मालूम करते हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक से जो लोन लिया था उस लोन के ऊपर हमको 9 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। 9 महीने का इंटरेस्ट भी हमको उस पर कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब इसको कैसे हम अपने अकाउंट में बताते हैं उसको देखिए। पहली चीज क्या है कि सबसे पहले हम बैंक लोन को लिखेंगे। हमारा बैंक लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम बैंक लोन को बैलेंस शीट में आते हैं और बैंक लोन को बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी ड्राइंग्स आपको नजर आ रही है, तो मैं उसको उड़ा देता हूँ बैंक लोन के ऊपर से। तो हम ड्राइंग्स को पहले यहां से क्लियर कर दिए। हमने पहले लिखा बैंक लोन, बैंक लोन को लायबिलिटी की तरफ लिखते हैं। 10% बैंक लोन 8000। अब एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, इस बैंक लोन के ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमको ये पता है कि 8000 रुपये का जो 10% आएगा वो कितना आएगा? 800 रुपया आएगा। लेकिन ये 800 रुपये जो है ये पर एनम है, यानी 1 साल का है, और हमको मालूम सिर्फ करना है कितना? 9 मंथ्स के लिए। तो हमको 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। तो 800 रुपया अगर 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना? 9 महीने का अमाउंट कितना? तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि 9 मंथ्स का कितना होता है? 600। अभी आपने कैलकुलेट किया था, इससे पहले वाली स्लाइड पर हमने उसको कैलकुलेट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 600 रुपया है, ये 600 रुपया हमको इस बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ेगा, यानी ये हमारा एक तरीके से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब इसका इफेक्ट हम कैसे बताते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एक इफेक्ट होता है कि हम उसको उसी बैंक लोन में ऐड करते हैं। तो हम बैंक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को उसमें ऐड करेंगे। 600 रुपया हमने उसको ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिखेंगे तो भी चाहिए। अब हमारे बैंक लोन का अमाउंट हो गया 8600। अब यहां पर हमको ये जो हमारा 600 रुपया है, इस 600 रुपये का भी हमको दूसरा इफेक्ट बताना है, क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया, तो ये 600 का हमको दूसरा इफेक्ट बताना है। अब ये 600 रुपया हमारे कारोबार का एक्सपेंस है, तो हमारे कारोबार का एक्सपेंस है, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अब हम जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ये आ गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ पर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और सिर्फ बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का? 9 मंथ्स का। तो ये ध्यान रखिए कि जितना भी अमाउंट दिया रहता है, जिसको किसी कितने महीने का मालूम करना, वो आमतौर से 3-4 ही होता है, या तो पूरे साल का रहेगा, या तो 3 मंथ्स का रहेगा, या तो 9 मंथ्स का रहेगा, या तो 6 मंथ्स का रहेगा। आमतौर पर इसी के दरमियान में ये सारी चीजें होती रहती। तो ये हमारा बैंक इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट और बैंक लोन का एडजस्टमेंट कंप्लीट। लास्ट दिया हुआ यहां पर हमको हमारे प्रॉब्लम में अदर रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है पैसा मिलना, जो चीज हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अदर रिसीट्स मतलब कुछ भी होता है, रद्दी बेच दिए, या जो है वो कोई और सामान बेच दिए जिसको हम किसी अकाउंट में नहीं लिख पाते, या कहीं और से भंगार बेच दिया ऑफिस का, उसका पैसा आ गया। तो आमतौर से इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं उनको मिसलेनियस रिसीट्स, जनरल रिसीट्स, सन्ड्री रिसीट्स, सन्ड्री इनकम, अदर रिसीट्स, ऐसे किसी भी अकाउंट में बताया जाए। तो ये हमारे बिजनेस की इनकम है, इसलिए हम इसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डिविडेंड के बाद आएगा बाय अदर रिसीट्स 1000। ये हमारा
जो है वो तमाम पूरा ट्रांसफर भी हो गया, तमाम चीजें हमने एडजस्टमेंट भी हल कर लिया और तमाम चीजों को ट्रांसफर भी कर लिया। अब इसमें से एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे क्लोज करना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको क्लोज करना है, और बैलेंस शीट को क्लोज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमको कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हुआ है, दीगर फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये इनकम्प्लीट एडजस्ट प्रॉब्लम है, कंप्लीट नहीं है। इसमें हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, क्योंकि बैलेंस शीट की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है, इसलिए हम सिर्फ जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दोनों अकाउंट को ही क्लोज करेंगे। तो आइए हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम दोनों को देख लेते हैं कि हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल में से ज्यादा कौन सा। तो हम देखते हैं कि हमारे क्रेडिट साइड में 69,400, 1,800 और 15,400 ये अमाउंट आ गया। ठीक, अब हम इसकी टोटल करते हैं। अगर आप इन तीनों की टोटल करेंगे तो टोटल आएगी 86,600। नीचे हम टोटल का कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, और टोटल का कॉलम बनाने के बाद यहाँ लिख देंगे 86,600। ये तीनों की टोटल हो गई 86,600। इसी टोटल को हम यहाँ पर भी लिख देंगे डेबिट साइड में 86,600। अब ये 86,600 में से हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके अंदर से हम ये जो ऊपर दिए गए जितने भी अमाउंट है, इन सारे अमाउंट्स को टोटल करके रफ पे इनकी टोटल करते हैं, और फिर हम उनको इस अमाउंट में से 86,000 में से माइनस कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। 86,600 ये टोटल थी हमारे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर 8,700, फिर उसके बाद जो वो 17,800, इस तरीके से हम ये सारे अमाउंट को लिखेंगे। ये सारे अमाउंट को लिखने के बाद इसकी जो टोटल आएगी उस टोटल को हम इसमें से माइनस करेंगे, 86,600 में से माइनस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कितनी टोटल आती है। पहले अकाउंट की तरफ तो पहला तो जीरो आ गया है ना, पहले इसमें जीरो आ गया, दूसरे इसमें भी हमारा यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो ये 2 जीरो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद जो है वो 7, 8, 15 का 5 आ गया, यहाँ पर हासिल का 1 आ गया। उसके बाद जो 8, 7, 15, 15 और 1 16, नहीं 8, 7 तीसरे में 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34, तो 34 का 4 यहाँ पर लिख देंगे, और हासिल का 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, तो 20 का जो है वो 0 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद जो है वो 2 और 1 3, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 30। तो हो सकता है कि आप देख लीजिएगा उसके अंदर कि ये टोटल आ रही है या नहीं। तो 30,400 ये हमारी इसकी टोटल आ गई। जब हम 30,400 को इसमें से लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 56,200, है ना। 6 में से 4 गया बचा 2, 6 उतार दिए, 8 में से 3 गया बचा 5। तो इस तरीके से ये 56,200 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसको हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इसको जो है वो लिखेंगे कैसे, 86,600 लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 56,600, ये हमने इसको लिख दिया, ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि इसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना। इसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ करते हैं हम, आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को यहां से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बता देंगे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां पर हम आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में वहां से उठा करके ले आए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200, ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिख दिया। अब आपके जिम्मे जो काम है, वो आपका होमवर्क है, वो ये है कि हम पहले इसकी टोटल करते हैं। इसकी टोटल को जो है यहाँ पर लिखेंगे टोटल के कॉलम में, यहाँ पर आप एक टोटल का कॉलम बनाइए, यहाँ पर लिखिए, फिर इसी टोटल को यहाँ पर भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप जब डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो डेबिट क्रेडिट की टोटल में से, इस टोटल में से यहाँ की टोटल को माइनस कर दीजिए ये वाली रफ पर, और जो अमाउंट आएगा आपका वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। वो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर लिखना है, और उसी नेट प्रॉफिट को हमारे दोनों पार्टनर को बांट देना है। तो बहरहाल अगर आप दोनों पार्टनर को नहीं भी बांटेंगे, कम से कम उतना भी मालूम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको इस तरीके से ये बांटना है, और चूंकि बैलेंस शीट हमारी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमको बैलेंस शीट के अंदर और कुछ बताने की
जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। इसको हम बैलेंस शीट के अंदर इस तरीके से बताएंगे।